चलिए अब हम लोग वेक्टर की क्लास को अपनी आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी बातें सीखी थी कि वेक्टर हम लोग किसे कहते हैं, स्केलर किसे कहते हैं, उनका डेफिनेशन क्या है और एग्जांपल्स, और फिर कुछ स्पेशल वेक्टर्स, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर। अब आगे हम लोग वेक्टर की पढ़ाई को बढ़ाएंगे और उसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन का मतलब जैसे जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, नई चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दिखाएंगे कैसे सामने वाले को कि यस दिस इज़ वेक्टर। तो वेक्टर को दिखाने के लिए दो मेथड लाया गया, दो तरीका अपनाया गया। दो तरीके से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो दो तरीके हैं। फर्स्ट जो है वो है ग्राफिकल मेथड, यानी वेक्टर को हम लोग ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं, और दूसरा जो मेथड है वो है एनालिटिकल मेथड। दोनों को हम लोग अलग अलग देखेंगे कि ग्राफिकली किसी वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एनालिटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफिकली अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो एक एरो के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज एरोज ड्रॉन ऑन स्केल। एरो के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसा एरो होगा? ऐसा एरो जिसे सर्टेन स्केल पे ड्रॉ किया गया है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे सपोज ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन एक्टिंग 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हम इस एग्जाम्पल से इस ग्राफिकल मेथड को समझेंगे। यानी हमें कहा गया है कि एक फोर्स को हम रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली। उस फोर्स की वैल्यू दी गई है 100 न्यूटन और वो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट काम कर रहा है। तो वेक्टर को हमें एरो के रूप में रिप्रेजेंट करना है। वो एरो किस डायरेक्शन में होगा? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो हम लोग जानते हैं, देखिए ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब आप समझते हैं कि ईस्ट से हमें चलना है नॉर्थ की ओर और एंगल कितना बनाना है? 30 डिग्री। यानी ईस्ट से नॉर्थ की ओर चलेंगे, 30 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक एरो ड्रॉ करेंगे। ये वेक्टर के डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमें रिप्रेजेंट करना है इसके मैग्नीट्यूड को, जो 100 न्यूटन है। तो मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो represents the magnitude। यानी इस एरो की जो लंबाई होगी वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। अब सोचिए ज़रा सा, 100 न्यूटन लंबा एरो हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? ये आपने सिंपल ज्योमेट्री में सीखा होगा कि हम लोग इसको सर्टेन स्केल पर कन्वर्ट करते हैं। जैसे कोई भी एक स्केल हम लोग एज्यूम करेंगे। हमने एज्यूम किया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 न्यूटन। अब हम लोग क्या करेंगे? कितनी
कितना लंबा एरो ड्रॉ करेंगे? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एरो अगर 1 सेंटीमीटर लंबा है तो वो 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो वो 100 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इस एरो का लेंथ हम यहाँ 100 सेंटीमीटर लिखेंगे या 100 सेंटीमीटर लंबा एरो ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री के एंगल पर। स्केल यहाँ मेंशन होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 न्यूटन। अब देखिए, अब ये जो एरो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक वेक्टर को, क्योंकि ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्स एक वेक्टर है। उस फोर्स की वैल्यू कितनी है? देखिए यहाँ हम लोग एक काम गड़बड़ कर रहे हैं। इट शुड बी 10 सेंटीमीटर नॉट 100, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज 10 न्यूटन, देयरफॉर 10 सेंटीमीटर इज 100। तो इस एरो का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, यानी ये 100 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एरो ईस्ट से 30 डिग्री के एंगल पर है नॉर्थ की ओर, यानी इसका डायरेक्शन इस एरो के डायरेक्शन से रिप्रेजेंट हो गया। और इसका लेंथ, इस एरो का लेंथ इसने इस वेक्टर के, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया। तो दिस इज़ द मेथड कि हम एक वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक एरो ड्रॉ करना होता है। उस एरो का लेंथ इस तरह से रखना होता है कि वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करे, और उस एरो का ओरिएंटेशन इस तरह से रखना होता है कि वो वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सके। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब एनालिटिकल मेथड। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड as letters or combination of letters. With a small arrow on their heads. ये एनालिटिकल वे है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का। मतलब इस तरह से, इस तरह से, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स ए बी, लाइक दैट। इस तरीके से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि वेक्टर एक लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, बस उस लेटर के ऊपर एक छोटा सा एरो बना हुआ होगा। जैसे फिजिकल क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, और इनका एक सिंबल होता है जिस सिंबल से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज मास, जिसका सिंबल है m, वॉल्यूम, सिंबल कैपिटल V, डिस्टेंस S, डिस्प्लेसमेंट X, स्पीड V, वेलोसिटी, या स्पीड को U से रिप्रेजेंट कर लीजिए, वेलोसिटी को V से कर लीजिए, फोर्स F से, मोमेंटम स्मॉल p से। ये जैसे हमने आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ दिया और उसके सिंबल को हमने उसके सामने लिखा है। अब सपोज सामने वाले को आप एनालिटिकल मेथड से एनालिटिकली रिप्रेजेंट करके सामने वाले को आप बताना चाहते हैं कि ये जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनमें कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है और कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। तो यही चीज़ यहाँ बताया गया है कि अगर सिंबल
किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके सिंबल के आगे जिस लेटर को आप उसका सिंबल बना रहे हैं उस लेटर के माथे पर आप एक एरो ड्रॉ कर दें। जैसे डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर हम एक एरो बनाएंगे। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एक एरो बनाएंगे। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर एरो बनाएंगे। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर एरो बनाएंगे। अब सामने वाला इस लिस्ट में ये भी समझ सकता है कि ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनका सिंबल ये है और इनमें कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है वो आराम से पता कर सकता है। जिनके सिंबल के ऊपर एरो बना हुआ है वो सारे वेक्टर्स हैं और जिनके सिंबल के ऊपर एरो नहीं बना हुआ है वो सारे स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? अब देखिए, अब इसी मेथड में वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, इन दिस मेथड द मैग्नीट्यूड of any vector, suppose a vector is represented by mod of a और a। यानी कोई वेक्टर अगर आपके पास a वेक्टर है और उसके वैल्यू को आपको इंडिकेट करना है तो आप या तो ऐसे इंडिकेट करेंगे या इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। क्या इसका मतलब हुआ? देखिए, लेट F इज अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 25 न्यूटन। हमें इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम ये लिखते हैं F वेक्टर इक्वल्स 25 न्यूटन तो ये गलत नोटेशन है, ऐसा कभी मत लिखिएगा। वेक्टर की वैल्यू को कभी भी इस तरीके से नहीं लिखते हैं और इसके पीछे एक सिंपल रीज़न है। आप कहीं भी इक्वलिटी का साइन डालते हैं इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ की चीज़ें इक्वल हैं। लेकिन अगर आप यहाँ इस नोटेशन को यूज़ करते हैं तो आप यहाँ देखिए कि ये एक प्योर नंबर है, यानी स्केलर है, एक वैल्यू, और इक्वलिटी के साइन के इधर आपने एक वेक्टर को रखा हुआ है और आप कह रहे हैं कि एक वेक्टर और एक स्केलर इक्वल है, इसलिए इस नोटेशन को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अगर इस चीज़ को आपको लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म में तो या तो आप ऐसे लिखें मॉड ऑफ एफ वेक्टर इज़ 25 न्यूटन, या फिर आप ऐसे लिखें एफ इक्वल्स 25 न्यूटन। ये दोनों ही सही तरीके हैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन दोनों का एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है। इसमें फ़ायदा ये है कि आपको सामने वाले को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो f है वो एक वेक्टर है क्योंकि उसके ऊपर एरो है। नुकसान क्या है? थोड़ा बल्कि है, मॉड लगाइए फिर तीर लगाइए। ये देखिए, ये थोड़ा लिखने में सुविधाजनक है f इक्वल्स 25 न्यूटन, लेकिन जब आप इसको यूज़ करेंगे तो सामने वाले को आपको बताना पड़ेगा कि f एक वेक्टर क्वांटिटी है। अदरवाइज़ वो सिर्फ f इक्वल्स 25 न्यूटन से वो ये नहीं जान पाएगा कि f एक वेक्टर है या स्केलर है, अगर वो यूनिट से उन चीज़ों को इन्फर नहीं कर पा रहा है तो। अदरवाइज़ अगर समझदार लोग हैं तो न्यूटन देख करके ये समझ सकते हैं कि वो फोर्स है और वेक्टर होगा। और अगर वहाँ पर और कोई वे नहीं है जानने का तो ये सिंबल हमें आराम से बता सकता है कि ये जो भी क्वांटिटी है ये वेक्टर है। और अगर हम इस वे में रिप्रेजेंट करें तो हमें ये लिख देना पड़ेगा वेयर f इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड f इक्वल्स 25 न्यूटन, यानी f एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 25 न्यूटन है। दिस इज़ एनालिटिकल मेथड टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स, यानी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। हम लोग दो तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, एक ग्राफिकल मेथड और एक एनालिटिकल मेथड। ठीक है, चलिए इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग देख रहे हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच एंगल सुनने में थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, आसान भी लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए,
बड़ी बात है भी नहीं, बस एक सावधानी है जो आपको रखना है। अच्छा, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर का, इसमें ये जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं हेड, और ये पीछे का पोर्शन है ये टेल कहलाता है। ये सपोज करिए एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, ये एंगल 30 डिग्री है। देखिए ये 4 सिचुएशन है, और इन चारों सिचुएशन में आपसे पूछा जा रहा है कि हर 2 वेक्टर के बीच में एंगल बताइए। जैसे ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, सपोज़ 30 डिग्री दिख रहा है हमें। सी और डी के बीच में एंगल कितना होगा, यहाँ भी हमें दिख रहा है 60 डिग्री। ई और एफ के बीच में कितना एंगल होगा, 15 डिग्री। जी और एच के बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। अगर हम आंसर ये देते हैं तो आप देखें कि इसमें ये आंसर हमारा सही है, ये भी आंसर सही है, लेकिन ये 2 आंसर गलत है। यानी 2 वेक्टर के बीच एंगल इतना सिंपल नहीं है जितना हम देख रहे हैं। यानी 2 वेक्टर के बीच एंगल फाइंड करने में हमें एक सावधानी रखनी है। वो सावधानी क्या है उसे ही आप यहाँ पर सिर्फ देख लीजिए। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा पहली चीज़ ये कि जब 2 वेक्टर के बीच एंगल हम लोग देख रहे हैं तो 2 तरह का एंगल बन रहा है। इसे भी हम लोग एंगल कह सकते हैं दोनों वेक्टर के बीच का। यहाँ भी इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये है, एक ये भी एंगल है, यहाँ भी एक एंगल ये है। तो नॉट एक्यूट, स्मॉलर। तो इन दोनों एंगल में एक छोटा एंगल है, एक बड़ा एंगल है। यहाँ भी छोटा बड़ा, हर जगह आप देखें कि एक एंगल छोटी है तो एक बड़ी है। तो कहा गया है कि जो छोटी एंगल है उसे ही हमेशा 2 वेक्टर के बीच के एंगल के रूप में लेना चाहिए। और इसमें हम लोग कहीं कोई गलती नहीं कर रहे हैं। हर जगह देखिए हमने बड़े वाले को छोड़ा है और छोटे वाले को ही हम लोगों ने लिया है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। दूसरी चीज़ जो कही गई है वो ये है कि आप ये चीज़ वेरीफाई कर लें कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर
या तो दोनों वेक्टर के हेड एक साथ मिल रहे हो या दोनों वेक्टर के टेल एक साथ मिल रहे हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एंगल देखने के लिए। तो गलती हम लोग यहीं पे कर रहे हैं। आप देखिए ये हम लोगों का आंसर सही क्यों हुआ, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ए वेक्टर का भी टेल मिल रहा है और बी वेक्टर का भी टेल मिल रहा है। तो कहा गया कि भाई या तो दोनों वेक्टर का टेल मिले या दोनों वेक्टर का हेड मिले। तो हमारा यहाँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। हमने छोटे वाले एंगल को लिया और हमने देख लिया कि दोनों वेक्टर का टेल मिल रहा है, इसलिए आंसर इज़ करेक्ट। यहाँ देखिए हमने छोटे वाले एंगल को लिया है और हमने देख लिया कि यहाँ पर दोनों वेक्टर का हेड मिल रहा है, अगेन आंसर इज़ करेक्ट। यहाँ पर क्या है, छोटे वाले एंगल को तो हम लोग ले रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि इस वेक्टर का यहाँ हेड मिल रहा है और इस वेक्टर का टेल मिल रहा है, यानी ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये भी वही समस्या है, इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल मिल रहा है। तो अब क्या करें हम लोग इस सिचुएशन में? तो इस सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना है कि जो थीटा होगी वो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। यानी अगर एक वेक्टर का हेड और एक वेक्टर का टेल मिल रहा हो तो जो छोटा वाला एंगल है, स्मॉलर एंगल जो भी है, 180 में से उस स्मॉलर एंगल को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो भी एंगल मिले वो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। यहाँ भी देखिए 180 में से हम लोग छोटे वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 120, यानी एंगल बिटवीन जी वेक्टर एंड एच वेक्टर इज 60 डिग्री एंड द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड डी वेक्टर इज 120 डिग्री। अब आपको ये लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो गया, क्यों ऐसा हम लोगों ने कर दिया? तो देखिए हम इस एग्जाम्पल को यहाँ पर ले रहे हैं, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है। वेक्टर में एक खास बात होती है जो फ्री वेक्टर्स हैं कि वेक्टर को आप उनके लाइन में या पैरेलल मूव कर सकते हैं। मूव करने से सिचुएशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पर बेनिफिट लेंगे। आप देखिए कि किसी भी एक वेक्टर को हम लोग मूव करते हैं, मान लीजिए सी को हम मूव करते हैं और इसको हम आगे की ओर मूव करा देते हैं, यानी इस सी वेक्टर को यहाँ से उठा करके हमने यहाँ प्लेस कर दिया सी वेक्टर। अब देखिए कि ये सी वेक्टर यहाँ से हट गया और यहाँ से हट कर ये यहाँ चला आया। अब देखिए कि दोनों वेक्टर का टेल आपस में मिल गया और दोनों वेक्टर के बीच का ये स्मॉलर एंगल हो गया। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस 60, दिस इज वाई 180 माइनस 60। यहाँ पर देखिए आप यहाँ हमने इसको मूव किया, यहाँ हम इसको मूव करेंगे, इसको हम पीछे की ओर मूव करें, यानी इस तरह से मूव करेंगे अलोंग द लाइन, आगे या पीछे, कि हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाए, या तो दोनों वेक्टर का हेड आपस में मिल जाए या दोनों वेक्टर का टेल मिल जाए। तो इसको हम पीछे मूव करके ले आते हैं, यहाँ से उठा करके यहाँ ले आते हैं। ये देखिए दिस इज आवर एच वेक्टर। अब ये वेक्टर यहाँ से हट गया। अब देखिए ये दोनों वेक्टर के हेड आपस में मिल गए और इनके बीच का जो छोटा एंगल है वो कौन हो गया, ये, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल जो है 180 है। 180 माइनस 120 दैट इज 60। तो हम लोग इतना कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ ये याद रखेंगे कि अगर दो वेक्टर का हेड या दो वेक्टर का टेल आपस में मिल रहा है तो जो उसका स्मॉलर एंगल है उसे ही हम लोग एंगल के रूप में रिपोर्ट कर देंगे। और अगर एक वेक्टर का हेड और एक वेक्टर का टेल मिल रहा है तो जो हम लोगों का स्मॉलर एंगल है उसे हम 180 में पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी वैल्यू मिलेगी उसे हम दो वेक्टर के बीच का एंगल कहेंगे। ठीक है,
इस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देखिए एंगल पर बेस्ड ये 3 क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग करें, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपसे पहले ही कह दिया गया है कि हर सिचुएशन में हर 2 वेक्टर के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। यहाँ देखिए 3 वेक्टर दिए गए हैं ए बी सी, यहाँ वैल्यूज़ दिया गया है। इस वैल्यू का कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये बताने के अलावे कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ ऑफ द एरो, यानी तीनों एरो का लेंथ इक्वल है और इससे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो कैसा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल होने से हमें बस ये पता चल जाएगा कि ये एंगल 60, ये भी 60 और ये भी 60। अब देखिए थीटा ए और सी के बीच, इन दोनों वेक्टर का टेल यहाँ मिल रहा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो स्मॉलर एंगल है वही इनके बीच का एंगल हो गया। अब आइए थीटा ए और बी के बीच। अब यहाँ देखिए इस वेक्टर का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये है हमारा ए और बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यहाँ पर ए का हेड मिल रहा है और बी का टेल मिल रहा है। तो ये एंगल हमें क्या करना होगा? 180 में से इस स्मॉलर एंगल को सब्ट्रैक्ट करना होगा 120, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल 120 है। थीटा एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है? ये है। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर देखिए बी का भी हेड मिल रहा है और सी का भी हेड मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो स्मॉलर एंगल है वही दोनों के बीच का एंगल हो गया। यहाँ आइए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और कहा गया है कि P और R का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ये P है और ये R है, यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये दोनों साइड बराबर हो गए। तो इस ट्रायंगल के बेस पर के दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो 90 का हाफ ये, 90 का हाफ ये, यानी ये 45 और ये 45। अब थीटा P और R के बीच, P और R का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, एक का हेड एक का टेल मिल रहा है। तो 90 एंगल है, आप 90 लिख दें या 180 माइनस 90, बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दैट इज़ 90 डिग्री। तो P और R के बीच का एंगल हो गया 90। एंगल बिटवीन P एंड Q, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ देखिए एक का हेड मिल रहा है एक का टेल मिल रहा है, तो एंगल हो जाएगा 180 माइनस स्मॉलर एंगल, दैट इज़ 135। थीटा Q एंड R, यहाँ भी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हेड मिल रहा है इसका टेल मिल रहा है, 180 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 180 माइनस 45, दैट इज़ 135। यहाँ आइए, ये हमें क्या बता रहा है कि ये रेगुलर हेक्सागन है। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें बस ये पता चल गया कि ये सारा एंगल जो होगा वो 120 होगा। दिस इम्प्लाइज रेगुलर हेक्सागन। तो एंगल थीटा AF, ए और एफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, दोनों का टेल यहाँ मिल रहा है, तो 120 जो एंगल है स्मॉलर वही हो गया। थीटा AB, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, एक का हेड मिल रहा है एक का टेल मिल रहा है, तो 180 माइनस 20 120, दैट इज 60। थीटा BC, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, दोनों का हेड मिल रहा है थीटा 120। थीटा CD, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, एक का टेल मिल रहा है, दोनों का टेल मिल रहा है, ठीक है कोई पंगा नहीं है यहाँ भी, 120। थीटा DE,
डी और ई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, अगेन दोनों का हेड मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 120 इज द एंगल। थीटा ई एंड एफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस। एक का टेल मिला, एक का हेड मिल रहा है, तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 60 डिग्री, और ए और एफ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आप देखिए हर दो वेक्टर के बीच का एंगल हमने फाइंड कर लिया। तो ये हमारा वेक्टर का एक तरह से कहिए कि शुरुआती इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वेक्टर का, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसको हम लोगों ने डेफिनेशन में यूज़ किया था कि वेक्टर्स जो है कि वो एक सर्टेन लॉ के तहत जोड़े जाते हैं, जिसको हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, कैसे हम लोग वेक्टर्स को जोड़ते हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे, देखेंगे कि दो वेक्टर को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। ठीक है।